नमस्कार साथियों। आज से हम जीएस एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर यूट्यूब चैनल पर एक सीरीज शुरू कर रहे हैं जिसका नाम है राजस्थान ज्योग्राफी। इसमें मैं राजस्थान के इंट्रोडक्शन से लेकर इसकी फिजिकल ज्योग्राफी, इसकी इकोनॉमी ज्योग्राफी, इसकी पॉलिटिकल ज्योग्राफी, कल्चरल ज्योग्राफी, इन सब एस्पेक्ट को कवर करते हुए और राजस्थान के भूगोल को एमसीक्यूज प्रैक्टिस के माध्यम से कंप्लीट करेंगे। तो जो विद्यार्थी राजस्थान के ऐसे किसी कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं जिसमें सिलेबस में राजस्थान ज्योग्राफी एक अभिन्न अंग है, उन विद्यार्थियों के लिए राजस्थान ज्योग्राफी की ये सीरीज उपयोगी रहेगी। तथा जो विद्यार्थी अभी ग्रेजुएशन कर रहे हैं उनके लिए भी ये प्रैक्टिस सीरीज उपयोगी रहेगी कि धीरे धीरे उनके पास में इन प्रश्नों का एक बैंक तैयार हो जाएगा, एक प्रश्नों का एक कलेक्शन तैयार हो जाएगा, जिससे आने वाले समय में जो कंपटीशन के एग्जाम हैं उनमें अपीयर होने में आसानी रहेगी। तो शुरू करते हैं आज राजस्थान ज्योग्राफी की सीरीज का पहला चैप्टर। डिस्कशन शुरू करने से पहले आज का ये कोट है कि बारिश की बूंदें भले ही छोटी होती है लेकिन उनका लगातार बरसना, यदि बारिश छोटी छोटी बूंदों के रूप में कंटिन्यू बरस रही है तो वो बड़ी नदियों के बहाव का कारण बन सकती है। ठीक उसी तरह यदि हम अपनी तैयारी के दौरान निरंतरता के साथ में छोटे छोटे प्रयास करते रहेंगे, अपने जीवन में जिस भी दिशा में हम अग्रसर होना चाहते हैं उस दिशा में यदि हम कंटिन्यूटी के साथ में, निरंतरता के साथ में छोटे छोटे प्रयास करते रहेंगे तो जिंदगी में एक बड़ा परिवर्तन ला सकते हैं। जिस प्रकार कछुआ धीरे धीरे चलते हुए खरगोश की तीव्र गति वाली चाल से आगे बढ़कर जीत जाता है, उसी प्रकार यदि आप अपने जीवन में लगातार छोटे छोटे प्रयास करते रहते हैं, कभी विराम नहीं लेते और अपनी जिंदगी में इन छोटे छोटे प्रयासों के माध्यम से सतत परिवर्तन करते रहते हैं, तो एक दिन आपकी जिंदगी में बड़ा परिवर्तन प्रस्तुत हो सकता है, आपकी जिंदगी में एक बड़ा परिवर्तन आ सकता है। इसलिए विद्यार्थी जीवन में आप यदि सिलेबस को कवर करना चाहते हैं तो भी सिलेबस को छोटे छोटे हिस्सों में बांटकर और फिर उस सिलेबस को कवर कीजिए। जैसे आप मैपिंग पढ़ रहे हैं तो हो सकता है कि आप यदि वर्ल्ड मैपिंग पढ़ रहे हैं तो दिल्ली का एक देश ले लीजिए, एक एक देश करते हुए दुनिया के सारे देशों को पढ़ सकते हैं। दिल्ली की एक नदी पढ़िए, ऐसे करते हुए विश्व की सारी नदियां पढ़ सकते हैं। दिल्ली के एक माउंटेन को ले लीजिए, ऐसे करते हुए दुनिया के सारे माउंटेन पढ़ सकते हैं। तो मेरे कहने का मतलब यह है कि यदि हम छोटे छोटे प्रयास लगातार करते रहेंगे तो हमारी जिंदगी में एक दिन बहुत बड़ा बदलाव आ सकता है। आशा है कि आप अपनी जिंदगी में छोटे छोटे प्रयास करते रहेंगे। ये आपके सामने राजस्थान के जो नवीन जिले हैं उनका मानचित्र है, जिसमें एक नंबर पे श्री गंगानगर, 2 नंबर पे हनुमानगढ़, 3 नंबर पे बीकानेर, 4 नंबर पे जैसलमेर, 5 नंबर पे फलोदी,
6 नंबर पे बाड़मेर, 7 पे बालोतरा, 8 पे जालोर, 9 पे सिरोही, 10 में पाली, 11 में जोधपुर, 12 नागौर, 13 नंबर पे चूरू, 14 नंबर पे झुंझुनू, 15 नंबर पे सीकर, 16 नंबर पे डीडवाना कुचामन, 17 पे खेरतल तिजारा, 18 पे कोटपुतली बहरोड, 19 पे अलवर, 20 में डीग, 21 में भरतपुर, 22 में धौलपुर, 23 पे करौली, 24 नंबर पे दौसा, 25 में जयपुर, 26 में सवाई माधोपुर, 27 टोंक, अजमेर 28 नंबर पे, ब्यावर 29 नंबर पे, राजसमंद 30 नंबर पे, उदयपुर 31 नंबर पे, डूंगरपुर 32, बांसवाड़ा 33, प्रतापगढ़ 34, चित्तौड़गढ़ 35, भीलवाड़ा 36, बूंदी 37, कोटा 38, बारा 39, झालावाड़ 40 और सलूम्बर 41। तो ये हमारे राजस्थान की नवीन 41 डिस्ट्रिक्ट हो गए। तो वर्तमान में कुल कितने जिले हैं? 41 जिले हैं, 41 डिस्ट्रिक्ट है पूरे राजस्थान में, जिनका ये मैप है। इस मैप में इसके उत्तर पश्चिम में ये सीमा लगती है पाकिस्तान की, जो हमारी अंतर्राष्ट्रीय सीमा है। इस अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट है, तो आपको ध्यान होगा कि श्रीगंगानगर, बीकानेर, जैसलमेर और बाड़मेर, ये 4 हमारे अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर जो जिले हैं। इसके अलावा फिर अंतर्राज्यीय सीमा आती है। ये अंतर्राज्यीय सीमा शुरू होती है गंगानगर से, गंगानगर होते हुए फिर हनुमानगढ़, हनुमानगढ़ के बाद में फिर चूरू, चूरू के बाद में झुंझुनू, झुंझुनू के बाद में यहाँ सीकर की सीमा लगती है, सीकर के बाद में यहाँ कोटपुतली, कोटपुतली के बाद में फिर ये खेरतल तिजारा, इसके बाद में यहाँ अलवर की थोड़ी सी सीमा लगती है, और इसके बाद में ये डीग, डीग के बाद में भरतपुर, और भरतपुर के बाद में धौलपुर, धौलपुर के बाद करौली, करौली के बाद में सवाई माधोपुर, सवाई माधोपुर के बाद कोटा, कोटा के बाद में फिर ये बारा, बारा के बाद में फिर झालावाड़, झालावाड़ के बाद में कोटा की एक बार और वापस सीमा लगती है, तो कोटा की सीमा 2 बार टच कर रही है। फिर ये चित्तौड़गढ़ का हिस्सा है, इसके बाद में यहाँ ये टच करता है भीलवाड़ा, इसके बाद में वापस चित्तौड़गढ़, चित्तौड़गढ़ के बाद में प्रतापगढ़, प्रतापगढ़ के बाद में बांसवाड़ा, और ये यहाँ पर डूंगरपुर, डूंगरपुर के बाद में ये हो गया उदयपुर, फिर सिरोही, फिर जालोर, और ये थोड़ी सी सीमा लगती है गुजरात के साथ में बाड़मेर की। तो ये हमारे जिले हो गए जो अंतर्राज्यीय सीमा पर स्थित है। तो अंतर्राष्ट्रीय और अंतर्राज्यीय सीमा मिलाकर हमारे राजस्थान की कुल स्थलीय सीमा का निर्माण होता है। अब हम 1 बाय 1 सभी क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे कर्नल जेम्स टोड की एक पुस्तक है जिसका नाम है द एनांस
एंड एंटिक्विटीज ऑफ राजस्थान। कर्नल जेम्स टोड की पुस्तक एनाल्स एंड एंटिक्विटीज ऑफ राजस्थान का हिंदी में सबसे पहले अनुवाद किसने किया? इसका हिंदी में ट्रांसलेशन सबसे पहले किस विद्वान ने किया? हमारे पास में ऑप्शन है विलियम कुक, गौरी शंकर हीराचंद ओझा, जूलिया क्लटरबर्ग और जॉर्ज थॉमस। तो कर्नल जेम्स की जो पुस्तक है द एनाल्स एंड एंटिक्विटीज ऑफ राजस्थान, उसका हिंदी में सबसे पहले अनुवाद करने वाले विद्वान थे गौरी शंकर हीराचंद ओझा। ये राजस्थान के एक इतिहासकार हुए हैं, गौरी शंकर हीराचंद ओझा। इन्होंने सबसे पहले एनाल्स एंड एंटिक्विटीज ऑफ राजस्थान का हिंदी में अनुवाद किया था। ठीक है, तो याद हो गया कि कर्नल जेम्स टोड की पुस्तक का नाम क्या है? द एनाल्स एंड एंटिक्विटीज ऑफ राजस्थान। इसका हिंदी में सबसे पहले अनुवाद किसने किया? गौरी शंकर हीराचंद ओझा ने। किसने किया? गौरी शंकर हीराचंद ओझा ने। अब हम चलते हैं नेक्स्ट सवाल की तरफ। दूसरा सवाल है कि राजस्थानीयादित्य, एक शब्द है राजस्थानीयादित्य, इस शब्द का प्राचीनतम उल्लेख बसंतगढ़ शिलालेख में मिलता है। बसंतगढ़ शिलालेख जो सिरोही से मिला, उस बसंतगढ़ शिलालेख में राजस्थानीयादित्य शब्द का सबसे पहले उल्लेख मिलता है। आपसे सवाल पूछा है कि यह शिलालेख किस विक्रम संवत में उत्कीर्ण किया गया? कौन सा विक्रम संवत है जिसमें ये उत्कीर्ण किया गया? आपके पास में पहला ऑप्शन है विक्रम संवत 625, दूसरा है विक्रम संवत 682, तीसरा है विक्रम संवत 1731 और अगला है विक्रम संवत 1829। तो आपको ध्यान होगा कि जो बसंतगढ़ शिलालेख है, यह शिलालेख जिस वर्ष उत्कीर्ण किया गया वो था विक्रम संवत 682। कौन सा था? विक्रम संवत 682। कभी कभी विक्रम संवत में नहीं देकर आपसे पूछा जा सकता है कि सन कौन सा था, ईस्वी सन जो है वो कौन सा था। तो आपको ध्यान होगा कि विक्रम संवत में और ईस्वी सन में कितने का अंतर होता है? 57 ईयर का। कितने का होता है? 57 ईयर का अंतर होता है। 57 ईयर है जो विक्रम संवत है, वो ईस्वी सन से आगे चलता है। तो 682 में से आप 57 निकाल लीजिए, तो क्या आएगा? 625। तो सन कौन सा है? सन है 625। ठीक है, ये 625 विक्रम संवत लिखा है इसलिए गलत है। यदि यहां लिखा होता सन तो ये ऑप्शन भी सही होता। तो विक्रम संवत में पूछा जाए तो विक्रम संवत कौन सा है? 682 विक्रम संवत के अंदर जो बसंतगढ़ शिलालेख है ये उत्कीर्ण किया गया। अब हम चलते हैं नेक्स्ट। राजस्थान में थली क्षेत्र किस भौगोलिक विशेषता के लिए जाना जाता है? मतलब जो थली शब्द है वो राजस्थान के किस भूभाग के लिए प्रयोग किया जाता है? पहला ऑप्शन है ढूंढ नदी का प्रवाह क्षेत्र, दूसरा माही नदी का क्षेत्र, तीसरा चूरू सरदार शहर क्षेत्र और चौथा भैंसरोडगढ़ से बिजोलिया का जो बीच का पठारी भाग है उसको। तो आपको बताना है कि राजस्थान में थली है वो कौन से क्षेत्र को कहते हैं। तो आपको ध्यान होगा कि जो थली वाला क्षेत्र है ये हमारे चूरू और सरदार शहर के आसपास का जो भूभाग है उसके लिए प्रयोग में लिया जाता है। इसलिए कौन सा ऑप्शन सही होगा? सी ऑप्शन हमारे यहाँ पर सही होगा कि चूरू सरदार शहर का जो क्षेत्र है उसके लिए हम थली शब्द प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट सवाल है कि राजस्थान की स्थलीय सीमा की कुल लंबाई कितनी है? देखो राजस्थान के अभी मैंने मानचित्र में बताया था कि ये मोटे तौर पे राजस्थान में बना लेता हूं एक बार। ठीक है, तो ये जो राजस्थान की जो टोटल बाउंड्री है जिसमें अंतरराष्ट्रीय सीमा प्लस अंतरराज्यीय सीमा, इन दोनों सीमाओं को मिलाकर राजस्थान की कुल स्थलीय सीमा है वो कितनी है? तो आपके पास में ऑप्शन है 1070 किलोमीटर, 4850 किलोमीटर, 5920 किलोमीटर या 3323 किलोमीटर। ठीक है, तो आपको इसका सही जवाब बताना है। देखो 1070 किलोमीटर क्या है? भारत और पाकिस्तान के बीच में जो अंतरराष्ट्रीय सीमा है उसकी लंबाई कितनी है? सॉरी, राजस्थान और पाकिस्तान के बीच में, भारत और पाकिस्तान के बीच में जो कुल अंतरराष्ट्रीय सीमा की लंबाई है वो तो है 3323 किलोमीटर।
ठीक है। लेकिन राजस्थान और पाकिस्तान के बीच में जो अंतरराष्ट्रीय सीमा है वो है 1070 किलोमीटर। कितनी है? जिसको रेड क्लिफ लाइन कहते हैं, 1070 किलोमीटर। ये तो है, हो गई अंतरराष्ट्रीय सीमा। और जो राज्यों के साथ में हमारी सीमा लगती है वो है 4850 किलोमीटर। कितनी है? 4850। तो 4850 को 1070 से जोड़ देंगे, 1070 और 4850, कितना हो गया? 5920। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा? सी ऑप्शन, कि राजस्थान की कुल स्थलीय सीमा की लंबाई है वो 5920 किलोमीटर है। कितनी है? 5920 किलोमीटर। कभी कभार घुमा फिरा के पूछ ले तो यूं पूछ सकता है कि लगभग 6000 किलोमीटर, तो भी यदि ये एग्जैक्ट ऑप्शन में नहीं हो, लगभग 6000 दे दे तो भी सही है, ठीक है। लेकिन ऐसे मामलों में जहां लंबाई फिक्स होती है आपको एग्जैक्ट ही राशि मिलेगी, वहां पर अमाउंट जो देखने को मिलेगा आपको डेटा वो 5920 ही देखने को मिलेगा। अगला है कि राजस्थान का कौन सा जिला दो राज्यों की सीमा को स्पर्श करता है? राजस्थान का वह कौन सा जिला है जो दो राज्यों के साथ में बाउंड्री बनाता है? ठीक है, तो सिरोही की बाउंड्री तो किसके साथ है? गुजरात के साथ, इस और किसी के साथ में नहीं है। दौसा की किसी के साथ नहीं है। बांसवाड़ा और भीलवाड़ा, यहां पर दो ऑप्शन है। देखो भीलवाड़ा की बाउंड्री है वो थोड़ी सी किसके साथ में लगती है? एमपी के साथ में, जबकि बांसवाड़ा गुजरात से भी टच होता है और एमपी से भी टच होता है। इसलिए इसका सही ऑप्शन क्या होगा? बांसवाड़ा है। उस बांसवाड़ा की दो राज्यों के साथ में सीमा लगती है। कौन कौन से के साथ में? गुजरात के साथ में और मध्य प्रदेश के साथ में। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा सी, बांसवाड़ा। अब हम चलते हैं नेक्स्ट सवाल की तरफ। निम्न में से कौन सा युग्म गलत सुमेलित है? इसका मतलब है कि तीन सही होंगे लेकिन एक गलत होगा। देखो पहला है जांगल। जांगल को और क्या कहते हैं? बटनेर कहते हैं, जिसे वर्तमान में बीकानेर कहते हैं, बिल्कुल सही है। दूसरा है अहि छत्रपुर। आपको ध्यान होगा अहि छत्रपुर से बाद में क्या हुआ? अहिपुर हुआ और अहिपुर से फिर वर्तमान में क्या हो गया? नागौर। ये भी सही है। श्रीमान, श्रीमाल किसका नाम है? बीनमाल का। किसका नाम है? बीनमाल का, ठीक है। जबकि स्वर्णगिरी या जालोर के लिए एक और शब्द प्रयोग हुआ है, जाबालीपुर, जाबालीपुर, ठीक है। लेकिन श्रीमाल जालोर के लिए प्रयोग नहीं हुआ है, तो ये क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। सीवी को बाद में चित्तौड़ कहने लगे और फिर उसको उदयपुर कहने लगे, तो ये भी सही है। तो ये तीनों तो वैसे सही है और ये ऑप्शन गलत है। इसलिए गलत रूप से जो सुमेलित है वो कौन सा है? श्रीमाल, स्वर्णगिरी और जालोर वाला है, ये गलत रूप से सुमेलित है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट सवाल की तरफ, और ये है कि जनसंख्या की दृष्टि से राजस्थान का देश में कौन सा स्थान था? इसने पूछा है कौन सा स्थान था जब 2 जून 2014 को तेलंगाना राज्य का गठन नहीं हुआ था। देखो 2 जून 2014 को आंध्र प्रदेश से अलग करके कौन सा राज्य बनाया गया था? तेलंगाना। जब तेलंगाना नहीं बना था तब आंध्र प्रदेश का जो संयुक्त रूप से जनसंख्या थी वो राजस्थान की जनसंख्या से क्या थी? ज्यादा थी। उस समय राजस्थान की जो स्थिति थी वो थी कौन सी? 8वां स्थान। कौन सा स्थान था? 8वां। कब? 2014 से पहले। तो पूछा क्या है? राजस्थान की जनसंख्या की दृष्टि से राजस्थान का देश में कौन सा स्थान था जब 2 जून 2014 को तेलंगाना राज्य का गठन नहीं हुआ था? जब तेलंगाना का गठन नहीं हुआ था उस समय जो राजस्थान की पोजीशन थी वो कौन सी थी? 8वीं थी। लेकिन जब तेलंगाना 2014 में तेलंगाना बन गया तो जब बनने के बाद में राजस्थान का जो स्थान है जनसंख्या के दृष्टिकोण से वो कौन सा हो गया? 7वां हो गया, ठीक है। तो तेलंगाना राज्य के गठन से पहले की बात करें तो पहले स्थान कौन सा था? 8वां स्थान था। लेकिन बाद में कौन सा स्थान हो गया? 7वां स्थान हो गया, क्योंकि फिर तेलंगाना को आंध्र प्रदेश से अलग हुआ तो संयुक्त रूप से आंध्र प्रदेश की जो जनसंख्या थी वो कम हो गई और राजस्थान की जनसंख्या अधिक हो गई। इसलिए राजस्थान 8वें स्थान से कहां पर चला गया? 7वें स्थान पे। तो यदि वर्तमान में पूछे तो कौन सा स्थान है? 7वां। लेकिन इन्होंने पूछा है 2014 से पहले का, तो पहले कौन सा स्थान था? 8वां स्थान था। नेक्स्ट, कर्नल जेम्स टोड की किस पुस्तक का प्रकाशन उनकी पत्नी, टोड की पत्नी का नाम है जूलिया कल्टरबर्ग, ने करवाया था? तो कर्नल जेम्स टोड की कौन सी पुस्तक है इनमें से जिसका जो प्रकाशन है, उनका जो पब्लिकेशन है वो उनकी पत्नी के द्वारा करवाया गया था? तो पहला है द एनाल्स एंड एंटिक्विटीज ऑफ राजस्थान। एनाल्स और एंटिक्विटीज ऑफ राजस्थान का एक और नाम है, ठीक है। और वो क्या नाम है?
सेंट्रल एंड वेस्टर्न राजपूत स्टेट ऑफ इंडिया, तो ये दोनों एक ही चीज है। द एनाल्स एंड एंटिक्विटीज ऑफ राजस्थान और सेंट्रल एंड वेस्टर्न राजपूत स्टेट ऑफ इंडिया। तो यहां हमसे पूछा गया है कि उनकी पत्नी के द्वारा कौन सी पुस्तक का प्रकाशन करवाया गया, तो उसका सही उत्तर होगा द ट्रेवल्स इन वेस्टर्न इंडिया। कौन सा होगा? द ट्रेवल्स इन वेस्टर्न इंडिया, जो 1839 के अंदर पब्लिश हुई थी। कब हुई थी? 1839 के अंदर। तो इस 1839 के अंदर द ट्रेवल्स इन वेस्टर्न इंडिया नामक किताब का प्रकाशन किया गया, जिसका जो प्रकाशन है ये उनकी पत्नी जूलिया कल्टरबर्ग ने करवाया था। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा इसका? द ट्रेवल्स इन वेस्टर्न इंडिया। क्या हो जाएगा? द ट्रेवल्स इन वेस्टर्न इंडिया। और ये ध्यान रखना कि ये जो किताब है वो 1839 में, कब? 1839 के अंदर पब्लिश हुई, और पब्लिकेशन किसने करवाया था इसका? जूलिया कल्टरबर्ग ने। अब हम चलते हैं नेक्स्ट सवाल की तरफ, और हमारा जो नेक्स्ट सवाल है वो है राजस्थान के किस जिले की सीमा एमपी मध्य प्रदेश से सबसे लंबी है? मतलब मध्य प्रदेश के साथ में सीमा शेयर करने वाला राजस्थान का वह कौन सा जिला है जो सबसे अधिक दूरी तक सीमा शेयर करता है? तो आपके पास में ऑप्शन है भीलवाड़ा। ध्यान रखना, भीलवाड़ा की तो सबसे कम लगती है, एमपी के साथ में सबसे कम सीमा है वो किसकी लगती है? भीलवाड़ा की। फिर है कोटा, झालावाड़ और धौलपुर। तो इसका सही उत्तर होगा झालावाड़। झालावाड़ की जो सीमा है वो मध्य प्रदेश के साथ में सबसे अधिक लगती है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा झालावाड़। तो मध्य प्रदेश के साथ राजस्थान का झालावाड़ जिला सबसे अधिक सीमा शेयर करता है। नेक्स्ट, राजस्थान की कुल जनसंख्या भारत की कुल जनसंख्या का कितने प्रतिशत है? पूछा है कि राजस्थान की जो कुल जनसंख्या है 6,86,00,000 आपने सुना होगा, ये भारत की जो कुल जनसंख्या थी 121 करोड़, उसका कितना प्रतिशत है? 10.41, 5.67, 8.01 या 32.32? ठीक है, तो 10.41 तो क्या है? एरिया। क्या है? जो राजस्थान का क्षेत्रफल है वो भारत के कुल क्षेत्रफल का 10.41% है, जबकि जनसंख्या है वो है 5.67%। कितनी है? 5.67%। तो हमारा बी ऑप्शन सही हो जाएगा कि राजस्थान की कुल जनसंख्या भारत की कुल जनसंख्या का 5.67% है। कितना है? 5.67%। नेक्स्ट, किस सांस्कृतिक प्रदेश में सीकर, झुंझुनू और दक्षिणी चूरू जिले शामिल है? ठीक है, तो सीकर, झुंझुनू और जो चूरू जिले का जो दक्षिणी भाग है वो कौन से कल्चरल रीजन में आता है? यहाँ पूछा है आपको, भौगोलिक प्रदेश नहीं पूछा, इन्होंने सांस्कृतिक प्रदेश पूछा है कि किस सांस्कृतिक प्रदेश में सीकर, झुंझुनू और जो साउथ चूरू है वो आते हैं? हाड़ौती में, तो हाड़ौती में कोटा, बारा, बूंदी, झालावाड़ वो वाला क्षेत्र है। शेखावाटी, बांगड़ या मेवाड़? तो ये भी नहीं होगा। ये जो क्षेत्र है वो कौन सा है? शेखावाटी कहते हैं। ये आप सभी को ध्यान होगा कि शेखावाटी एरिया में सीकर, झुंझुनू और दक्षिणी चूरू का क्षेत्र सम्मिलित है। बहुत आसान सा सवाल था। राजस्थान के किस जिले का नाम पालन, पालन से फिर हुआ दसपुर, और दसपुर होते हुए डैश 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 हुआ? डैश डैश की जगह अपन को लिखना है कि ये कौन सा जिला होगा। मतलब पहले कौन से क्षेत्र को पालन कहते थे, उसके बाद में उसका नाम चेंज करके हुआ दसपुर, और दसपुर से वर्तमान में क्या हुआ? कोटा, बूंदी, बारा नहीं। ये इसका सही उत्तर क्या होगा? झालावाड़। झालावाड़ को पहले पालन कहते थे, पालन से फिर इसका नाम दसपुर हुआ, और दसपुर के बाद में इसे वर्तमान में झालावाड़ कहते हैं। तो ये जो पालन शब्द है, पालन और दसपुर, ये किसके लिए प्रयोग हुआ है? झालावाड़ के लिए। अगला सवाल है, राजस्थान में मेवात कल्चरल प्रदेश। अब इन्होंने वापस एक सांस्कृतिक प्रदेश से सवाल पूछा है कि मेवात वाले क्षेत्र में कौन कौन से जिले? तो आपको ध्यान है, मेव जनजाति जहाँ निवास करती है, मेव जाति के जो लोग अधिकतर निवास करते हैं वो जो हरियाणा का जो बॉर्डर टच होता है और अलवर के आसपास, अलवर भरतपुर का जो क्षेत्र है उस क्षेत्र में, तो अलवर, खेड़तल, तिजारा, भरतपुर और डी का जो ये क्षेत्र है यहाँ पर मेव जाति के लोग रहते हैं, इसलिए इस क्षेत्र को क्या कहते हैं? मेवात। तो मेवात सांस्कृतिक प्रदेश में अलवर, खेड़तल, तिजारा, भरतपुर और डी के जो क्षेत्र है वो सम्मिलित होंगे। नेक्स्ट सवाल, राजस्थान का कौन सा भाग उपोष्ण कटिबंध में स्थित है? देखो उपोष्ण कटिबंध क्या होता है? ये 0 डिग्री, जिसको भूमध्य रेखा या विषुवत रेखा कहते हैं, भू के मध्य में स्थित होने के कारण भूमध्य रेखा, और विषुवत रेखा विषुव इक्विनॉक्स कहते हैं, जिसको एक अपने क्लाइमेटोलॉजी में कंसेप्ट है कि वर्ष पर जहाँ सूर्य की किरणें सीधी पड़ती है उसको, उस घटना को विषुव कहते हैं।
तो 0 डिग्री के आसपास यहाँ सूर्य वर्ष पर सीधा पड़ता है, इसलिए ये विषुव कहलाती है और इस रेखा को विषुवत रेखा कहते हैं। इस विषुवत रेखा और इधर यहाँ पर 23.5 डिग्री नॉर्थ और 23.5 डिग्री साउथ में इधर ये कर्क रेखा है, यहाँ पर मकर रेखा है। ये जो बीच का भाग है जहां पर वर्ष पर सूर्य की किरणें अधिक प्राप्त होती है, इसको उष्ण कटिबंध कहते हैं। क्या बोलते हैं? उष्ण कटिबंध। और जो 67.5 के बाद का जो भाग है ये कौन सा कहलाएगा? शीत कटिबंध। और इसके बीच का ये भाग है ये क्या कहलाएगा? शीतोष्ण कटिबंध। देखो राजस्थान की जो अक्षांशीय स्थिति है ना, वो कहां से कहां तक है? 23 डिग्री 3 मिनट से 30 डिग्री 12 मिनट उत्तरी अक्षांश। तो है तो कौन से गोले में? उत्तरी गोलार्ध में। ठीक है, उत्तरी गोलार्ध में भी कहां से? जहां कर्क रेखा है, इस कर्क रेखा के आसपास से शुरू होता है ये क्षेत्र और फिर थोड़ा सा ऊपर जाके 30 डिग्री तक जाता है। तो यूं समझो कि अपने थोड़ा सा भाग उष्ण कटिबंध में है, बाकी उष्ण कटिबंध के थोड़ा सा उत्तर में। तो उष्ण कटिबंध के थोड़ा सा उत्तर में है, इसका मतलब है कि वहां पर उष्ण का प्रभाव है, लेकिन उष्ण जितना नहीं है। तो इसका मतलब है कि उष्ण से थोड़ी कम जलवायु भी है परिस्थितियां। अब थोड़ा जैसे कम टेम्परेचर होगा उष्ण की तुलना में, तो उसको बोलेंगे उपधन उष्ण। उपधन उष्ण, उपनी उसे कम, तो ये क्या हो जाएगा? उपोष्ण। तो राजस्थान का ये जो अधिकांश भाग है, थोड़ा सा भाग मान लो जो कर्क रेखा का डूंगरपुर और बांसवाड़ा जो हिस्सा है वो आप उष्ण कटिबंध में ले लो, लेकिन बाकी का सारा हिस्सा है राजस्थान का वो किस में आता है? उपोष्ण कटिबंध में। इसलिए केवल बांसवाड़ा जिला नहीं होगा, केवल श्रीगंगानगर जिला नहीं होगा, बांसवाड़ा जिले का अधिकांश भाग नहीं होगा, राज्य का अधिकांश भाग किस में सम्मिलित किया जाता है? उपोष्ण कटिबंध में सम्मिलित किया जाता है। नेक्स्ट, राजस्थान का कौन सा जिला हाड़ौती सांस्कृतिक प्रदेश का हिस्सा नहीं है? तो मैंने कहा था हाड़ौती में कौन कौन से जिले आते हैं? कोटा, बूंदी, बारा और झालावाड़। ये 4 जिले हैं, इनको हाड़ौती सांस्कृतिक प्रदेश का हिस्सा माना जाता है। तो देखो कोटा, बूंदी, झालावाड़ 3 तो हो गए, सवाई माधोपुर है वो इसमें सम्मिलित नहीं होता है। आसान सा सवाल था। नेक्स्ट सवाल हमारे सामने है कि कर्नल जेम्स टोड की पुस्तक है द एनाल्स एंड एंटिक्विटीज ऑफ राजस्थान का दूसरा नाम क्या है? तो मैंने पहले भी बताया था कि एनाल्स और एंटिक्विटीज ऑफ राजस्थान की जो पुस्तक है इसका दूसरा नाम क्या है? सेंट्रल एंड वेस्टर्न राजपूत स्टेट ऑफ इंडिया। क्या नाम है? क्योंकि द ट्रेवल्स इन वेस्टर्न इंडिया तो उनकी एक दूसरी किताब थी जो उनकी पत्नी के द्वारा जो प्रकाशित करवाई गई, लेकिन जो सेंट्रल एंड वेस्टर्न राजपूत स्टेट ऑफ इंडिया है ये जो नाम है ये एनाल्स एंड एंटिक्विटीज ऑफ राजस्थान का दूसरा नाम है। तो क्या नाम है एनाल्स एंड एंटिक्विटीज ऑफ राजस्थान का दूसरा नाम? सेंट्रल एंड वेस्टर्न राजपूत स्टेट ऑफ इंडिया। सेंट्रल एंड वेस्टर्न राजपूत स्टेट्स ऑफ अमेरिका। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ये वाला। अब हम चलते हैं नेक्स्ट सवाल की तरफ। यह है कि विलियम फ्रैंकलिन ने अपनी पुस्तक मिलिट्री मेमोइर्स ऑफ मिस्टर जॉर्ज थॉमस, देखो विलियम फ्रैंकलिन ने एक किताब लिखी और उसका नाम है कि मिलिट्री मेमोइर्स ऑफ मिस्टर जॉर्ज थॉमस। क्या नाम है? मिलिट्री मेमोइर्स ऑफ मिस्टर जॉर्ज थॉमस। ये जो किताब है इसमें क्या दावा किया गया? देखो विलियम फ्रैंकलिन ने क्या दावा किया? सबसे पहला कि इन्होंने कहा था कि जॉर्ज थॉमस पहले व्यक्ति थे जिन्होंने राजस्थान को राजपुताना नाम दिया था। देखते हैं, कर्नल जेम्स टोड ने सबसे पहले राजस्थान शब्द का प्रयोग किया। ये इस किताब में दावा क्या किया गया वो देखना है हमें। अगला, ये पुस्तक लंदन में 1800 में प्रकाशित हुई और जॉर्ज थॉमस ने अपनी पुस्तक में राजस्थान को रजवाड़ा भी कहा। तो देखो राजस्थान को जो रजवाड़ा कहा है ये तो कर्नल जेम्स टोड ने कहा है। किसने कहा है? कर्नल जेम्स टोड ने कहा है। तो ये वाला ऑप्शन तो गलत हो जाएगा। ये जो पुस्तक है वो लंदन से तो पब्लिश हुई थी, लेकिन पब्लिशिंग ईयर है वो 1805 था। कौन सा था? 1805। तो ये वाला ऑप्शन भी क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। तो विलियम फ्रैंकलिन ने जो मिलिट्री मेमोइर्स ऑफ मिस्टर जॉर्ज थॉमस, तो इसका मतलब है कि ये किसकी बात करेगा? जॉर्ज थॉमस की बात करेगा। तो जॉर्ज थॉमस वे पहले व्यक्ति थे जिन्होंने राजस्थान को क्या
बोला था? राजपूताना। तो राजस्थान को राजपूताना जो नाम दिया था वो सबसे पहले जॉर्ज थॉमस ने दिया था। ये बात कौन कह रहा है? विलियम फ्रैंकलिन कह रहा है। और किस में कह रहा है? उनकी एक किताब है जिसका नाम है मिलिट्री मेमोयर्स ऑफ मिस्टर जॉर्ज थॉमस। नेक्स्ट, राजस्थानियादित्य शब्द के संबंध में बसंतगढ़ शिलालेख क्या स्पष्ट नहीं कर सका? देखो, बसंतगढ़ शिलालेख में राजस्थान वाला जो भूभाग है उसके लिए क्या शब्द प्रयोग हुआ है? राजस्थानियादित्य। कौन सा शब्द प्रयोग किया गया है? राजस्थानियादित्य। तो इस राजस्थानियादित्य शब्द के संबंध में बसंतगढ़ जो शिलालेख है वो क्या स्पष्ट नहीं कर सका है? तो पहला है कि यह शब्द मरुभूमि के लिए प्रयुक्त हुआ था। यह शब्द किसी व्यक्ति विशेष के लिए था या क्षेत्र विशेष के लिए? यह शिलालेख किस काल में उत्कीर्ण हुआ? तो देखो, बसंतगढ़ शिलालेख कौन से काल में उत्कीर्ण हुआ ये बात तो लिखी हुई है और मैंने पहले भी आपको बताई थी कि जो विक्रम संवत 682 के अंदर ये जो शिलालेख है वो उत्कीर्ण हुआ था। इस शिलालेख में राजस्थान का क्षेत्रफल बताया गया। तो कौन सी बात है वो ये स्पष्ट नहीं कर सका है, ठीक है ना। तो देखो, राजस्थानियादित्य शब्द प्रयोग कहां हुआ है? बसंतगढ़ शिलालेख में। लेकिन उसमें ये लिखा हुआ है कि ये जो राजस्थानियादित्य है, जैसे आदित्य कोई व्यक्ति का नाम होता है तो वैसे हो सकता है राजस्थानियादित्य किसी व्यक्ति का नाम हो। तो ये किसी व्यक्ति विशेष का नाम है या किसी क्षेत्र विशेष का नाम है, इसके बारे में वहां पर कोई स्पष्ट क्लेरिफिकेशन नहीं मिलता। इसलिए इसका सही उत्तर क्या होगा कि यह शब्द किसी व्यक्ति विशेष के लिए था या क्षेत्र विशेष के लिए था, इस संबंध में बसंतगढ़ शिलालेख है वो स्पष्ट नहीं कर पाता है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट सवाल की तरफ कि रेड क्लिफ रेखा की कुल लंबाई का कितना प्रतिशत राजस्थान और पाकिस्तान के बीच में है? तो देखो, रेड क्लिफ रेखा है ना भारत और पाकिस्तान के बीच में, वो कितनी है? 3323 किलोमीटर, ठीक है ना। अब इन्होंने पूछा राजस्थान और पाकिस्तान के बीच में कितनी है, तो 1070। तो आपको ये बताना है कि भाई 1070 है वो 3323 का कितना प्रतिशत है। तो ये जो परसेंटेज निकालेंगे तो हमारा जो परसेंटेज आएगा वो आएगा 32.32%। कितना आएगा? 32.32%। तो राजस्थान और पाकिस्तान के बीच की जो सीमा है उसकी कुल लंबाई, रेड क्लिफ रेखा की कुल लंबाई का 32.32% है। कितना है? 32.32, या मोटे तौर पे कह सकते हैं कि 32% जो लंबाई है वो राजस्थान और पाकिस्तान के बीच में है। बाकी वाले दूसरे राज्यों के साथ में शेयर करते हैं। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सा कथन राजस्थान की अंतरराष्ट्रीय सीमा रेड क्लिफ रेखा के बारे में असत्य है? इसका मतलब गलत कथन कौन सा है? इसका मतलब 3 कथन आपको सही दिए होंगे। पहला, यह विश्व की एकमात्र अंतरराष्ट्रीय सीमा है जिसको पहले मानचित्र पर और बाद में वास्तविक भूभाग पर निर्धारण हुआ। बिल्कुल सही है, क्योंकि सर सिरिल रेडक्लिफ की अध्यक्षता में जो आयोग बना था, ये दूसरे ऑप्शन में लिखा हुआ भी है कि इसका निर्धारण सर सिरिल रेडक्लिफ की अध्यक्षता में एक आयोग द्वारा किया गया। जब देश का बंटवारा हुआ माउंटबेटन योजना के तहत 1947 में, तो एक सीमा आयोग का गठन किया गया जो सर सिरिल रेडक्लिफ की अध्यक्षता में एक आयोग गठित किया गया। उस आयोग ने क्या किया कि मैप लेके और पहले मैप में यूं सीमा बना दी, ठीक है, कि इधर ये पाकिस्तान है और ये भारत है। तो पहले ये सीमा कहां बनी? मानचित्र पर, और फिर भूभाग में निर्धारण इसका बाद में हुआ। तो ये कथन तो सही है। इसका निर्धारण श्री रेडक्लिफ की अध्यक्षता में आयोग के द्वारा किया गया, ये कथन भी सही है। रेडक्लिफ रेखा की कुल लंबाई का 3323 किलोमीटर राजस्थान और पाकिस्तान के बीच में है, ये कथन गलत है। राजस्थान और पाकिस्तान के बीच में है ना, वो तो कुल कितना है? 1070 है। 3323 तो टोटल है, तो 1070 किलोमीटर है। तो थर्ड ऑप्शन क्या हो जाएगा? गलत। और हमें यहाँ पर असत्य की टिक करना था, तो ये हो जाएगा हमारा सही उत्तर की रेल की रेखा की कुल लंबाई का 3323 नहीं है बल्कि 1070 किलोमीटर राजस्थान और पाकिस्तान के बीच में। चौथा ऑप्शन है रेड क्लिफ रेखा की कुल लंबाई का 32.32% राजस्थान और पाकिस्तान के बीच में, ये कथन तो सही है। तो हमारा जो गलत कथन था वो कौन सा है? सी वाला कथन है। अब अगला सवाल है कि राजस्थान के किन 2 जिलों की सीमा अंतरराष्ट्रीय और अंतरराज्यीय दोनों के साथ में? राजस्थान के कौन से 2 जिले हैं जिनकी सीमा किसी देश के साथ भी लगती है और किसी राज्य के साथ भी लगती है? तो जब हम राजस्थान का ये जो मैप बनाते हैं ना, तो यहां पर देखो एक जिला है श्री गंगानगर, और जो यहाँ पर जो जिला है एक वो है बाड़मेर,
क्योंकि गंगानगर, बीकानेर, श्री गंगानगर, बीकानेर, जैसलमेर और बाड़मेर, ये 4 जिले हैं जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर है। लेकिन जैसलमेर और जो बीकानेर और जैसलमेर है ये तो केवल अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर है, अंतर्राज्यीय पे नहीं है। लेकिन देखो श्री गंगानगर की सीमा पंजाब के साथ भी लगती है, किसके साथ? पंजाब के साथ। और कौन से देश के साथ लगती है? तो पाकिस्तान के साथ। तो एक तो क्या हो जाएगा? श्री गंगानगर। दूसरा बाड़मेर, बाड़मेर की सीमा किसके साथ लगती है? पाकिस्तान के साथ भी लगती है और गुजरात के साथ भी लगती है। तो दूसरा कौन सा हो जाएगा? बाड़मेर। तो ये यहाँ जैसलमेर दे रखा है, ये नहीं होगा, बाड़मेर से होगा। तो श्री गंगानगर और बाड़मेर ये 2 ऐसे जिले हैं जो अंतर्राज्यीय और अंतर्राष्ट्रीय दोनों सीमा को टच करते हैं। नेक्स्ट सवाल, 26 जनवरी 1987 को संभागीय व्यवस्था को किसने पुनः शुरू किया? देखो एक बार संभागीय व्यवस्था थी, वो मोहनलाल सुखाड़िया के समय बंद कर दी गई थी 1962-63 के आसपास में, ठीक है ना। लेकिन फिर 1987 में जब हरिदेव जोशी जब सीएम थे तो उस समय संभागीय व्यवस्था को इन्होंने क्या किया था? पुनः शुरू कर दिया था। तो संभागीय व्यवस्था को पुनः शुरू किसने किया था? हरिदेव जोशी ने। मोहनलाल सुखाड़िया ने तो इसको क्या किया था? बंद किया था। लेकिन हरिदेव जोशी वो व्यक्ति थे जिन्होंने इस प्रक्रिया को क्या किया था? पुनः शुरू किया था। तो मोहनलाल सुखाड़िया ने तो 1962 के अंदर बंद किया और 1987 में जाकर हरिदेव जोशी ने इस जो संभागीय व्यवस्था है इसको पुनः प्रारंभ किया था। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा हरिदेव जोशी। नेक्स्ट सवाल है हमारा कि निम्न में से कौन से जिले मेवाड़ सांस्कृतिक प्रदेश का हिस्सा है? तो मेवाड़ आप सभी को ध्यान होगा कि उदयपुर राजसमंद के आसपास का जो क्षेत्र है वो तो उदयपुर, राजसमंद, भीलवाड़ा और सलमपुर का जो क्षेत्र है इसको क्या बोलते हैं? मेवाड़। जोधपुर, नागौर, कुचामन ये वाला कौन सा क्षेत्र है? मारवाड़। जयपुर के आसपास वाला ये जो क्षेत्र है इसको क्या बोलते हैं? ढूंढाट। चूरू, सीकर ये वाला कौन सा क्षेत्र क्या कहलाता है? शेखावाटी। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? उदयपुर, राजसमंद, भीलवाड़ा और सलमपुर का क्षेत्र है इसको मेवाड़ कहते हैं। नेक्स्ट सवाल, व्याघ्रवाड़ किस क्षेत्र का प्राचीन नाम था जो बाद में बांगड़ भी कहलाया? ठीक है, तो व्याघ्रवाड़ या बांगड़ है वो राजस्थान के कौन से क्षेत्र के लिए प्रयोग करते हैं? बांसवाड़ा के लिए, जालोर के लिए, सिरोही के लिए या नागौर के लिए? 4 ऑप्शन है। तो व्याघ्रघाट है ये किसके लिए प्रयुक्त होता था? बांसवाड़ा के लिए। अगला जो सवाल है कि किस जिले का प्राचीन नाम जाबालीपुर था जिसे स्वर्णगिरी भी कहा जाता है? ठीक है, तो जाबालीपुर या जो ये जो स्वर्णगिरी है, ये स्वर्ण तो जैसलमेर वाले के लिए, सुवर्णगिरी ये किसके लिए प्रयुक्त हुआ है? तो ये दोनों शब्द है वो आपको ध्यान होगा किसके लिए? जालोर के लिए प्रयुक्त हुए हैं। तो किस जिले का प्राचीन नाम जाबालीपुर था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा जालोर जिले का जो प्राचीन नाम था वो क्या था? जाबालीपुर। अब अगला सवाल है कि अही छत्रपुर का नाम परिवर्तित होकर फिर क्या हुआ? अहीपुर किस जिले को संदर्भित करता है? तो देखो अही छत्रपुर से क्या हुआ? अहीपुर। और अहीपुर को वर्तमान में क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं? नागौर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? नागौर। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा नागौर। तो अही छत्रपुर से फिर हुआ अहीपुर और अहीपुर से फिर हुआ नागौर। तो ये नागौर के पुराने नाम है अही छत्रपुर और अहीपुर। नेक्स्ट अगला सवाल है कि 1 नवंबर 1956 को राजस्थान का जो वर्तमान स्वरूप अस्तित्व में आने पर इसमें कितने जिले और संभाग थे? 1 नवंबर 1956 को जब राजस्थान का एकीकरण कंप्लीट हुआ तो उस समय राजस्थान में कुल कितने जिले और कितने संभाग थे आपसे पूछा है। तो पहला ऑप्शन है कि सभी जिले और 5 संभाग, दूसरा है 25 जिले और 5 संभाग, अगला है सभी जिले और 7 संभाग और फिर अगला है 27 जिले और 6 संभाग। तो सही उत्तर क्या होगा? जब 1 नवंबर 1956 को राजस्थान का एकीकरण पूरा हुआ तो उस समय राजस्थान में जो जिलों की संख्या थी वो कितने थी? 26। कितने जिले थे? 26 जिले थे। और उस समय कुल संभाग थे वो कितने थे? 5 संभाग थे। तो 26 जिले और 5 संभागों के अंदर राजस्थान को एकीकृत किया गया। कब? 1 नवंबर 1956 को। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ये सभी जिले और 5 संभाग। अब हम चलते हैं नेक्स्ट। 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान का लिंगानुपात क्या था और ये भारत के लिंगानुपात से कितना कम है? देखो राजस्थान का जो लिंगानुपात है ये आपसे पूछा है
2011 की जनगणना के अनुसार। कब से पूछा है? 2011 की जनगणना के अनुसार। और वो ये भी साथ में पूछ रहे हैं कि वो भारत के लिंगानुपात से कितना कम है, ठीक है ना। तो जो उस समय राजस्थान का जो लिंगानुपात था 2011 की जनगणना के अनुसार वो 928 था। क्या था? 928। तो ये तो हमें पता चल गया कि राजस्थान का जो लिंगानुपात है 928, लेकिन ये भारत वाले आप कितना था? तो देखो 928 तो राजस्थान का है, ये गलत हो जाएगा। उस समय भारत का जो लिंगानुपात था वो था 943। कितना था? 943। तो 943 और 928, तो भारत का लिंगानुपात 943, राजस्थान का 928, और ये उससे कितना कम है? 15 कम है। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? ए। तो ये लिंगानुपात के बारे में डेटा याद रखना है। फिर है जनसंख्या घनत्व की दृष्टि से राजस्थान का स्थान भारत में क्या है? तो राजस्थान का जो जनसंख्या घनत्व है वो भारत के जनसंख्या घनत्व से कितना है? तो देखो आपको ध्यान होगा कि राजस्थान का जनसंख्या घनत्व कितना है? 200 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। कितना है? 200 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। और भारत का जनसंख्या जो घनत्व है वो है 382। कितना है? 382। 200 ये वाला गलत है, ये वाला गलत, 382। तो राजस्थान का 200 व्यक्ति और ये भारत के 382 से क्या है? कम है। तो पहला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। अगला सवाल चलते हैं और ये है राजस्थान की पूर्व से पश्चिम चौड़ाई और उत्तर से दक्षिण लंबाई में कुल कितने किलोमीटर का अंतर है? तो देखो पूर्व पश्चिम और उत्तर दक्षिण की जो लंबाई है, एक है 869 किलोमीटर और 826 किलोमीटर। इन्होंने पूछा है इसमें अंतर कितना है। ये तो आपको ध्यान है पूर्व पश्चिम और उत्तर दक्षिण की लंबाई और चौड़ाई 869, 869 और 826, 826। अब इन्होंने पूछा है कि इन दोनों के बीच में अंतर कितना है। तो 869 में से क्या घटा देंगे? 826 कितना आ गया? 43 किलोमीटर। तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा कि राजस्थान की लंबाई और चौड़ाई के बीच में अंतर कितना है? 43 किलोमीटर का है। नेक्स्ट, क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान विश्व में किन देशों से बड़ा है? देखो राजस्थान का जो क्षेत्रफल है ना, ये दुनिया के बहुत सारे देशों से भी बड़ा है, ठीक है। तो जैसे हमारा जापान देश है या वियतनाम देश है, इनके लगभग क्षेत्रफल के बराबर या इनसे थोड़ा अधिक है। नेपाल और बांग्लादेश, इनसे तो बहुत अधिक बड़ा है राजस्थान। इसराइल से और श्रीलंका से, इसराइल से 17 गुना है, आपने पढ़ा होगा। तो श्रीलंका से, इसराइल से, इनसे भी राजस्थान का क्षेत्रफल है वो बहुत अधिक गुना बड़ा है, ठीक है। तो ये तीनों सही है, जापान और वियतनाम भी सही है, नेपाल बांग्लादेश भी सही है, इसराइल और श्रीलंका भी सही है। इसलिए इसका सही उत्तर हो जाएगा उपरोक्त सभी। इन सभी देशों के क्षेत्रफल से राजस्थान का जो क्षेत्रफल है वो अधिक पाया जाता है। अगला सवाल है कि 7 अगस्त 2023 को घोषित नए जिलों और संभागों को 28 दिसंबर 2024 को सरकार ने निरस्त कर दिया। ये आपको ध्यान ही होगा कि पहले अशोक गहलोत जी ने वो सारे नए जिलों की घोषणा की और 3 नए संभाग भी बनाए, लेकिन बाद में 28 दिसंबर 2024 को जो अगली गवर्नमेंट थी उसने पहले वाले जिलों में से कुछ जिलों को निरस्त कर दिया, ठीक है। तो अब इन्होंने पूछा है कि इसके बाद राजस्थान की कुल कितने जिले और संभाग है, वर्तमान में कुल कितने जिले और कुल संभाग। तो मैंने पहले भी आपको जब अपन ये डिस्कशन शुरू कर रहे थे तो मैप के माध्यम से बताया था कि वर्तमान में कुल जिले कितने हैं, 41। और जो 3 संभाग बनाए थे, पहले 4 संभाग थे, 3 संभाग नए और बनाए, तो कुल 10 संभाग हो गए, लेकिन 3 संभाग जो नए बनाए थे उनको निरस्त कर दिया। तो वापिस संभाग कितने हुए? अब 7 संभाग। तो कुल 41 जिले और 7 संभाग है वर्तमान में। ये बात ध्यान रखना, जिले कितने? 41 और संभाग कितने? 7 संभाग। नेक्स्ट, अगला सवाल है कि 1991 में एक ही दिन में बनाए गए 3 जिले कौन से? देखो 1991 में कोटा से अलग करके एक जिला बनाया था और वो बनाया था 12। कोटा से अलग करके क्या बनाया था इन्होंने? 12 बनाया था। जयपुर के आसपास का जो क्षेत्र था उससे अलग करके एक इन्होंने जिला बनाया था, दौसा। और उदयपुर का जो क्षेत्र है उससे अलग करके और एक जिला बनाया था, राजसमंद। कौन सा जिला बनाया था? राजसमंद। तो दौसा, 12 और राजसमंद 3 जिलों को 1991 के अंदर बनाया था। कब बनाया था? 1991 में ये 3 जिलों का गठन किया गया। तो इसमें ऑप्शन है कि 12, दौसा और राजसमंद। पहला कौन सा है? 12, दौसा या राजसमंद, ये उत्तर होगा। या दूसरा करौली, हनुमानगढ़, धौलपुर। तीसरा प्रतापगढ़, 12, करौली।
और चौथा ऑप्शन है दौसा, राजसमंद और हनुमानगढ़। तो हमारा सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, 12 दौसा राजसमंद, 12 दौसा और राजसमंद। इन तीनों जिलों का गठन है वो कब किया गया, 1991 के अंदर, शायद डेट होगी 26 अप्रैल थी ऐसा कुछ है, तो उस समय इनका गठन किया गया था। अगला सवाल है कि किस लेखक ने अपनी पुस्तक राज रूपक में राजस्थान शब्द का प्रयोग किया। देखो राज रूपक, कुल मिला के ये पूछना चाहते हैं कि राज रूपक जो पुस्तक है उसका लेखक कौन है और इस पुस्तक में राजस्थान शब्द का प्रयोग देखने को मिलता है। तो राज रूपक पुस्तक के लेखक गौरी शंकर हीराचंद ओझा नहीं, वीरबान, बिल्कुल वीरबान है वो इस पुस्तक के लेखक है। मोनो नैन्सी भी नहीं है, विलियम फ्रैंकलिन भी नहीं है, ठीक है। तो राजरूपक पुस्तक के जो लेखक है, रचिता है, वो कौन है, वीरबान है। तो इसका बी ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट, कांठल, देवलिया या फिर डैश डैश नाम का परिवर्तन किस क्षेत्र के लिए, देखो उदयपुर के लिए, बांसवाड़ा के लिए, चित्तौड़गढ़ के लिए या प्रतापगढ़ के लिए। तो कौन से क्षेत्र के लिए ये जो शब्द है कांठल है, देवलिया है, या वर्तमान में इन चारों में से किस जिले के लिए कांठल और देवलिया शब्द है इनका प्रयोग किया गया। तो ये आपको बताना है कि कांठल और देवलिया उदयपुर के लिए प्रयोग हुआ है या बांसवाड़ा के लिए हुआ है या चित्तौड़गढ़ के लिए हुआ है या प्रतापगढ़ के लिए। तो ये जो प्रतापगढ़ वाला जो क्षेत्र है इसको क्या बोलते हैं, कांठल या देवलिया। क्या वो कहते हैं, कांठल या देवलिया है वो प्रतापगढ़ वाला जो क्षेत्र है इसको कहते हैं, इसलिए इसका सही उत्तर हो जाएगा डी, प्रतापगढ़। ठीक है, तो कांठल देवलिया किसके लिए प्रयोग हुआ है, प्रतापगढ़ के लिए। चित्तौड़गढ़ को पहले क्या बोलते थे, सीवी, बांसवाड़ा को व्याघ्र घाट, ठीक है। तो सीवी, उदयपुर को भी सीवी और सीवी के बाद में चित्तौड़ हुआ और ये तो, और बांसवाड़ा के लिए व्याघ्र घाट और प्रतापगढ़ के लिए इन्होंने शब्द प्रयोग किया है कांठल या देवलिया। नेक्स्ट, वैदिक काल में मरु और धन्व का प्रयोग किस क्षेत्र के लिए होता था। वैदिक काल के अंदर मरु और धन्व का प्रयोग है वो किसके लिए करते थे। तो वैदिक काल में बीकानेर के लिए करते थे, या जोधपुर संभाग के जो मरुस्थलीय भाग है उसके लिए करते थे, या धौलपुर करौली के लिए, या गंगानगर के लिए। तो देखो मरु मरुस्थल से संबंधित है, धन्व है तो मरुस्थल में जो दुर्ग स्थित है उनको धनु श्रेणी में रखते हैं। आपने पढ़ा होगा जब राजस्थान के दुर्गों का अपन जो वितरण देखते हैं तब दुर्गों के प्रकार देखते हैं। तो वैदिक काल में मरु और धन्व है वो जोधपुर संभाग का जो मरुस्थलीय क्षेत्र है इसके लिए प्रयुक्त हुआ है। किसके लिए हुआ है, जोधपुर संभाग का जो मरुस्थलीय भूभाग है उसके लिए मरु और धन्व शब्द का प्रयोग हुआ है। नेक्स्ट, प्राचीन नाम विराट वर्तमान में राजस्थान के किस क्षेत्र को संदर्भित करता है। तो विराट आपको ध्यान है, विराट, विराट या विराट, और ये किसके लिए प्रयुक्त होता है, जो जयपुर का जो क्षेत्र है, जयपुर जो बेराट की संस्कृति थी पहले, बेराट की जो सभ्यता थी उसके लिए। तो जयपुर है, इसके अलावा जो दौसा के आसपास का और टोंक का जो क्षेत्र है उसके लिए प्रयुक्त होता था। तो इसमें कोटा बूंदी के लिए नहीं होता है, अलवर के समीपवर्ती क्षेत्र के लिए नहीं होता है, भरतपुर धौलपुर के लिए भी नहीं होता है। इसका उत्तर हो जाएगा उत्तरी जयपुर का क्षेत्र है। तो इसमें जो विराट राजस्थान के उत्तरी जयपुर के क्षेत्र के लिए प्रयुक्त हुआ था। नेक्स्ट, कुरु नाम से जाना जाने वाला क्षेत्र वर्तमान में राजस्थान के किस जिले के समीप स्थित है। जो कुरु है वो राजस्थान के कौन से क्षेत्र के समीप स्थित है, ये आपसे पूछा गया है। तो देखो कुरु प्रदेश जो हमारे महाजनपद वाले जो क्षेत्र थे, और उस समय जो प्राचीन काल में यहाँ स्थानीय नाम थे जिसमें कहीं पर कुरु आता है, कहीं सोरसेन लिखा आता है, तो अलग अलग क्षेत्रों के अलग अलग नाम थे। तो ये जो कुरु क्षेत्र है वो किसके लिए प्रयोग हुआ है, जयपुर के लिए या कोटा के लिए या अलवर के लिए या भरतपुर के लिए। ठीक है, तो जो कुरु शब्द है ये किसके लिए प्रयुक्त हुआ है, अलवर के लिए। किसके लिए प्रयुक्त हुआ है, अलवर के लिए। तो कुरु किसको कहते थे, अलवर का प्राचीन नाम, या अलवर को इस समय कुरु कहा जाता था। अगला क्षेत्र है सोरसेन। देखो किस क्षेत्र को सोरसेन के नाम से जाना जाता था, जिसका उल्लेख महाभारत में भी मिलता है। महाभारत में सोरसेन शब्द का उल्लेख मिलता है, और ये राजस्थान का कौन सा क्षेत्र था जिसको सोरसेन कहा जाता था। ऑप्शन है जोधपुर पाली, नागौर का प्रदेश, अलवर का समीपवर्ती क्षेत्र, या भरतपुर करौली धौलपुर। तो देखो ध्यान रखना, मुख्य रूप से करौली और धौलपुर का जो क्षेत्र है ना वो सोरसेन कहलाता है। कौन सा, करौली धौलपुर का क्षेत्र। तो भरतपुर करौली और धौलपुर का क्षेत्र है, इसके लिए कौन सा शब्द प्रयुक्त हुआ है, सोरसेन। जबकि कुरु किसके लिए हुआ है, अलवर का समीपवर्ती प्रदेश। ये जो अलवर वाला क्षेत्र है इसके लिए कौन सा शब्द प्रयोग हुआ है, कुरु। जबकि सोरसेन है वो भरतपुर करौली और धौलपुर इनके लिए प्रयुक्त हुआ है। नेक्स्ट,
प्राचीन भारत में गंगानगर के निकट के प्रदेश को किस नाम से जाना जाता है? जो प्राचीन भारत है उसमें गंगानगर के आसपास का जो क्षेत्र है, ये आपने पढ़ा होगा कि उस समय गंगानगर के आसपास वाले क्षेत्र को योद्धे कहते थे। जांगल किसके लिए प्रयोग हुआ है? बीकानेर के लिए। वल और दुंगल है, ये किसके लिए प्रयोग हुआ? जैसलमेर के लिए। मत्स्य वाला क्षेत्र है, ये किसके लिए प्रयोग हुआ? अलवर के लिए। तो योद्धा क्षेत्र है वो गंगानगर के लिए प्रयुक्त हुआ है। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? आपको गलत है वो उसको चूज करना है। देखो, कोटा बूंदी को हाय हाय कहते थे, बिल्कुल सही है। जोधपुर पाली वाले क्षेत्र को गुर्जर प्रदेश कहते थे, ये भी बिल्कुल सही है। बाड़मेर जैसल को दुंगल कहते थे, दुंगल या वल कहते थे, बिल्कुल सही है। अलवर को सूरसेन, नहीं, सूरसेन तो करौली धौलपुर का क्षेत्र है, उसको कहते हैं। किसको? करौली और धौलपुर का क्षेत्र है उसको सूरसेन कहते हैं। अलवर को नहीं करते, अलवर को तो क्या कहा जाता है? कुरु। तो सही सुमेलित कौन सा नहीं है? ये जो अलवर सूरसेन वाला है, ये इसका उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट है भीनमाल का प्राचीन नाम। तो आप पहले मैं बता चुका हूं, भीनमाल का प्राचीन नाम क्या है? श्रीमाल है। ठीक है, क्या नाम है? श्रीमाल। यही छत्रपुर नागौर का है, बल जैसलमेर के लिए। स्वर्णगिरी है वो जाबालीपुर और उसके लिए प्रयुक्त हुआ, जालौर के लिए। नेक्स्ट है प्रतापगढ़ और बांसवाड़ा के बीच स्थित 56 ग्रामों के समूह को क्या कहते हैं? देखो, प्रतापगढ़ और बांसवाड़ा के बीच में जो 56 गांवों का जो समूह है उसको 56 का मैदान कहते हैं। क्या कहते हैं? 56 का मैदान। देखो, उपरमाल का पठार ये वाला क्षेत्र नहीं है। ढूंढाड़ जयपुर के आसपास वाला क्षेत्र है, वो भी नहीं है। और जो कांठल है, कांठल माही नदी के संदर्भ में उस क्षेत्र के लिए प्रयुक्त हुआ है। तो 56 का मैदान, 56 गांवों के समूह को क्या कहते हैं? 56 का मैदान, जो बांसवाड़ा और प्रतापगढ़ के बीच में स्थित है। अब चलते हैं नेक्स्ट, डूंगरपुर और बांसवाड़ा। पहले देखो, बांसवाड़ा और प्रतापगढ़ के बीच में, बांसवाड़ा और प्रतापगढ़, इनके बीच में क्या था? छप्पन का मैदान। अब पूछा है आपको कि बांसवाड़ा और डूंगरपुर के बीच में, बांसवाड़ा और डूंगरपुर का ये जो क्षेत्र है, इसके बीच में स्थित भाग को किस नाम से जाना जाता है? उपरमाल का पठार? नहीं। कांठल किसको कहते हैं? माही नदी वाला जो क्षेत्र है उसके लिए। ढूंढाड़ जयपुर वाले क्षेत्र के लिए ये कहलाता है। जो डूंगरपुर बांसवाड़ा के बीच का क्षेत्र है इसको मेवल या देवालिया भी कहते हैं। क्या बोलते हैं? मेवल या देवालिया वाला जो क्षेत्र है वो कहा जाता है। नेक्स्ट, भैंसरोडगढ़ से बिजूलिया के पठारी भाग को किस नाम से जाना जाता है? तो अभी तक ये बार बार नाम आ रहा था उपरमाल का पठार। तो ये जो उपरमाल का पठार है, ये भैंसरोडगढ़ से बिजूलिया के बीच में जो पठारी भाग स्थित है उसको उपरमाल का पठार कहते हैं। मेवल नहीं, कांठल नहीं, थली नहीं। ठीक है, थली वाला क्षेत्र सरदार से चूरू के आसपास वाला क्षेत्र है। कांठल माई नदी के आसपास वाला क्षेत्र है। मेवल और देवालिया जो क्षेत्र है वो डूंगरपुर बांसवाड़ा वाला वो क्षेत्र है। जबकि भैंसरोडगढ़ से बिजोलिया के बीच का जो क्षेत्र है उसको उपरमाल का पठार कहते हैं। क्या कहते हैं? उपरमाल का पठार। नेक्स्ट, किस क्षेत्र को कांठल नाम से जाना जाता है? तो बार बार ये शब्द आ रहा था कांठल, मैंने पहले कहा था। माही नदी की जो कांठे का क्षेत्र, कांठे की मतलब किनारा, किनारे का जो क्षेत्र है उसको कांठल कहते हैं। तो माही नदी का जो क्षेत्र है उसको कांठल नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट, अर्बुद और चंद्रावती। देखो, अर्बुद यानी आबू, अर्बुदराज, आबू। आबू कहां पर है? सिरोही में। चंद्रावती का किला कहां था? सिरोही में। तो ये अर्बुद और चंद्रावती ये किसके पुराने नाम है? सिरोही के नाम है। किसके पुराने नाम है? सिरोही के। नेक्स्ट, वैदिक काल में ऋग्वेद में राजस्थान को किस नाम से जाना जाता था? ठीक है, तो आपसे पूछा है कि वैदिक काल के अंदर, ऋग्वेद के अंदर जो राजस्थान है वो किस नाम से जाना जाता था? मरुकांतार, ब्रह्मरथ, राजस्थान या द्वितीय। देखो, राजस्थान या द्वितीय किस में मिलता है? बसंतगढ़ शिलालेख में। किसमें? कब का है वो? विक्रम संवत 682 का। ठीक है, राजपूताना है, ये राजपूताना किसने प्रयोग किया था? जॉर्ज थॉमस ने। किसने? जॉर्ज थॉमस ने। मरुकांतार का जो शब्द है, ये मरुकांतार इस क्षेत्र के लिए, जो राजस्थान का जो क्षेत्र है इसके लिए मरुकांतार शब्द है, ये किसने प्रयोग किया था? तो ये रामायण और महाभारत काल में इसको मरुकांतार कहते थे। लेकिन जो वैदिक काल है, जो उससे पहले का काल है, उसमें इस क्षेत्र को ब्रह्मव्रत कहा जाता था। क्या कहा जाता था?
ब्रह्मव्रत। ठीक है, तो इसका सही उत्तर होगा ब्रह्मव्रत। नेक्स्ट, किस काल में वाल्मीकि ने राजस्थान को मरुकांतार नाम दिया? देखो रामायण और महाभारत काल में क्या बोलते थे, इस राजस्थान के लिए मरुकांतार शब्द प्रयोग हुआ था। तो इन्होंने पूछा है वाल्मीकि ने, वाल्मीकि किसके रचिता है? रामायण के। तो वाल्मीकि कौन से काल के हो गए? रामायण काल के। तो ये इसमें खुद में उत्तर समाया हुआ है कि रामायण काल के अंदर वाल्मीकि ने इस क्षेत्र के लिए क्या शब्द प्रयोग किया? मरुकांतार। वैसे ही वैसे जो महाभारत काल था उसी में इसी को मरुकांतार कहते थे, लेकिन वाल्मीकि ने जो मरुकांतार शब्द प्रयोग किया है वो कौन से काल के लिए प्रयोग किया था? रामायण काल के लिए। नेक्स्ट, राजपुताना शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था? देखो राजपुताना कर्नल जेम्स टोड ने, या विलियम फ्रैंकलिन ने, या जॉर्ज थॉमस ने, या अबुल फजल ने। इन पांचों में से आपको बताना है कि किस व्यक्ति ने सबसे पहले इस क्षेत्र के लिए राजपुताना शब्द का प्रयोग किया था। तो ये आपको ध्यान होगा, कर्नल जेम्स टोड ने नहीं किया, विलियम फ्रैंकलिन ने नहीं किया, जॉर्ज थॉमस ने किया। किसने किया था? जॉर्ज थॉमस ने। जॉर्ज थॉमस ने अपनी पुस्तक में सबसे पहले इस क्षेत्र के लिए क्या प्रयोग किया था? जॉर्ज थॉमस ने राजपुताना शब्द का प्रयोग किया था। तो राजपुताना सबसे पहले प्रयोग करने वाला व्यक्ति कौन है? जॉर्ज थॉमस। नेक्स्ट, जॉर्ज थॉमस द्वारा, देखो ये आगे आ गया, जॉर्ज थॉमस ने राजपुताना शब्द का प्रयोग किस वर्ष किया? ये सवाल है कि राजपुताना शब्द का प्रयोग तो किसने किया? जॉर्ज थॉमस ने, लेकिन कौन से वर्ष किया? तो ये वर्ष भी ध्यान रखना, 1800 ईस्वी के अंदर इसके लिए कौन सा शब्द प्रयोग हुआ है? राजपुताना। तो जॉर्ज थॉमस का जो काल है वो कौन सा है? 1800 ईस्वी। इसमें 1800 ईस्वी में इन्होंने इस क्षेत्र के लिए राजपुताना शब्द का प्रयोग किया है। नेक्स्ट सवाल, कर्नल जेम्स टोड ने अपनी किस पुस्तक में राजस्थान शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किया? बार बार ये पूछा जा रहा है। द ट्रेवल्स इन वेस्टर्न इंडिया, या मिलिट्री मेमोइर्स ऑफ मिस्टर जॉर्ज थॉमस, या एनाल्स एंड एंटिक्विटीज ऑफ राजस्थान, या राजरूपक। तो राजरूपक भी नहीं है, मिलिट्री मेमोइर्स ऑफ मिस्टर जॉर्ज थॉमस, ये जॉर्ज थॉमस के बारे में है, ये भी नहीं है। द ट्रेवल्स इन वेस्टर्न इंडिया, ये कर्नल जेम्स टोड की किताब तो है, लेकिन इसमें ये शब्द प्रयोग नहीं किया। जो शब्द प्रयोग किया है वो किया है द एनाल्स एंड एंटिक्विटीज ऑफ राजस्थान, जिसमें लिखा हो ना द वेस्टर्न स्टेट ऑफ द राजपूत स्टेट ऑफ वेस्टर्न इंडिया, जो इसका दूसरा जो नाम था। तो ये जो किताब है द एनाल्स एंड एंटिक्विटीज ऑफ राजस्थान, इसमें कर्नल जेम्स टोड ने राजस्थान शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किया था। नेक्स्ट सवाल, कर्नल जेम्स टोड की पुस्तक द एनाल्स एंड एंटिक्विटीज ऑफ राजस्थान का संपादन किसने किया? देखो अगला सवाल है कि ये जो किताब है ना, इसका संपादन किसने किया? कौन सी किताब है? कर्नल जेम्स टोड की पुस्तक, और दो पुस्तक थी। तो पहली जो किताब है द एनाल्स एंड एंटिक्विटीज ऑफ राजस्थान, इस किताब का जो संपादन है वो विलियम फ्रैंकलिन ने किया? नहीं। गौरीशंकर हीराचंद ओझा? नहीं, इन्होंने हिंदी रूपांतरण किया था। वीरबान ने भी नहीं। इसका उत्तर हो जाएगा विलियम कुक। विलियम कुक ने द एनाल्स एंड एंटिक्विटीज ऑफ राजस्थान जो पुस्तक है कर्नल जेम्स टोड की, उसका संपादन किया था। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा? विलियम कुक। नेक्स्ट, वीरभान की पुस्तक, देखो राजरूपक, राजरूपक पुस्तक है किसकी? वीरभान की। लेखक है राजरूपक के वीरभान। ठीक है, किस वर्ष प्रकाशित हुई? इन्होंने पूछा है कि ये कौन से वर्ष में पब्लिश हुई है। तो आपको पब्लिशन ईयर 1829, 1800 जॉर्ज थॉमस वाला था, ये कर्नल जेम्स टोड वाला ईयर है। 1805 भी नहीं है, 1731 के अंदर वीरभान की जो पुस्तक है राजरूपक, ये पब्लिश हुई थी। कब? 1731 में। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा बी। नेक्स्ट, राजस्थानी अद्वितीय शब्द का प्राचीनतम प्रयोग किस शिलालेख में मिलता है? बार बार आ रहा है ये राजस्थानी अद्वितीय शब्द है, वो इसका प्रयोग कौन से शिलालेख में मिलता है? देखो हमने पहले डिस्कस किया था कि इसमें बसंतगढ़ शिलालेख ये स्पष्ट नहीं कर पा रहा है कि ये किसी क्षेत्र के लिए शब्द प्रयोग हुआ था या किसी व्यक्ति के लिए प्रयोग हुआ था। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? बसंतगढ़ शिलालेख। बसंतगढ़ शिलालेख में ही राजस्थानी अद्वितीय शब्द का प्राचीनतम प्रयोग देखने को मिलता है। तो शिलालेख का नाम पूछा जाए तो कौन सा शिलालेख है? बसंतगढ़ शिलालेख है। नेक्स्ट, राजस्थान का कुल क्षेत्रफल कितना है? कुल एरिया कितना है राजस्थान को? आपको ध्यान ही होगा, राजस्थान का कुल क्षेत्रफल 3,42,239 वर्ग किलोमीटर है। 3,42,239। तो देखो 3,42,239 वर्ग किलोमीटर। कभी कभी किलोमीटर के अलावा दूसरी डिजिट भी आ सकती है, जैसे वर्ग मील दिया हुआ है, तो वर्ग मील में कितना है ये भी ध्यान रखना है। तो वर्ग मील, ये किलोमीटर में था 3,42,000, और जबकि वर्ग मील में है 1,32,000। कितना है? 1,32,140 वर्ग मील। ये याद रखना, 1,32,140
वर्ग मील। तो मील में पूछे तो ये ऑप्शन, दूसरा ऑप्शन भी दे रखा है इन्होंने, 132,140 वर्ग मील, ये ऑप्शन वर्ग मील में भी सही है। और किलोमीटर में पूछे वर्ग किलोमीटर में तो 342,239, ये भी सही है। तो 342,239 वर्ग किलोमीटर, 132,140, 132,140, 132,140 यूं याद रख लो, वर्ग मील है। 342,239 क्या है, वर्ग किलोमीटर है। ठीक है ना। देखो इसके लास्ट में भी 39 आ रहा है, लगभग 40 हो गया, तो यहाँ पर भी लास्ट में क्या है, 40 है। ठीक है, तो इसका हो जाएगा ए और बी, ये दोनों ऑप्शन क्या है, सही है। क्षेत्रफल की दृष्टि से देखो, जैसे जैसे कंपटीशन तेज हो रहा है ना, ये जो सवाल था ना, ये कंपटीशन को और अधिक जटिल बनाने वाला है। हो सकता है कि ये ए और बी ऑप्शन में नहीं दे, और ये राशि भी नहीं दे आपको, सारे सारे वर्ग मील में दे दे चारों ऑप्शन। तो याद रखना है कि वर्ग मील वाला जो क्षेत्रफल है वो हमें याद होना चाहिए, 132,140 वर्ग मील है। ठीक है, नेक्स्ट, क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान का भारत में कौन सा स्थान है। देखो, जब छत्तीसगढ़ जब राज्य है 2000 के अंदर मध्य प्रदेश से अलग हुआ, पहले मध्य प्रदेश राजस्थान का क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य था, लेकिन जब छत्तीसगढ़ को मध्य प्रदेश से अलग किया गया तो मध्य प्रदेश है वो विखंडित हुआ, टूट गया। तो टूटने के बाद में राजस्थान है वो भारत में क्षेत्रफल की दृष्टि से पहले स्थान पे चला गया। तो अब कौन सा स्थान है, पहला। कब इस क्वेश्चन को घुमा के पूछा जा सकता है कि छत्तीसगढ़ के निर्माण से पहले राजस्थान का भारत में कौन सा स्थान था क्षेत्रफल के आधार पे, तो उस समय कौन सा था, दूसरा था, लेकिन अब कौन सा हो गया, पहला हो गया है। नेक्स्ट, राजस्थान भारत के कुल क्षेत्रफल का कितने प्रतिशत है। बहुत इजी, 10.41% पहले बात कर चुका हूं। और ध्यान रखो, पॉपुलेशन के आधार पर पूछे आपको कि राजस्थान की जनसंख्या भारत की कुल जनसंख्या के कितना है, तो सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, 5.67%। कितना है, 5.67। जबकि राजस्थान भारत के कुल क्षेत्रफल का पूछा जाए तो 10.41%। कितना है, 10.41। इजी सा सवाल था। नेक्स्ट, राजस्थान का अक्षांशीय विस्तार कितना है। ध्यान रखो, वैसे अक्षांशीय विस्तार सबको ही ध्यान है, इसमें कंफ्यूज होने वाली बात नहीं है, लेकिन एग्जामिनर या आपको कंफ्यूज करने के लिए या स्टूडेंट खुद जब उत्तर को चूज करते समय हड़बड़ाहट में क्या करेगा कि वो अक्षांशों के आगे जो उत्तरी अक्षांश या दक्षिणी अक्षांश लिखा है वहां पर चूज करते समय गड़बड़ी ना कर ले। ठीक है, तो ये तो हमें ध्यान है कि राजस्थान का अक्षांशीय विस्तार 23 डिग्री 3 मिनट, 23 डिग्री 3 मिनट से 30 डिग्री 12 मिनट, 30 डिग्री 12 मिनट है। लेकिन ये ध्यान है आपको कि राजस्थान है वो पूर्ण रूप से कौन से गोलार्ध में, नॉर्थ हेमिस्फीयर में, किसमें, उत्तरी गोलार्ध में। तो जहां पर आप दक्षिण दक्षिण देख रहे हो ये सब तो काट ही दो। पश्चिम किसके लिए प्रयोग होता है, पश्चिम और पूर्व देशांतरी विस्तार के लिए प्रयुक्त होता है, अक्षांशीय विस्तार के लिए प्रयुक्त नहीं होते। तो जो पश्चिम या पूर्व शब्द है ये भी काट दो। तो 23 डिग्री 3 मिनट उत्तरी अक्षांश से 30 डिग्री 12 मिनट उत्तरी अक्षांश तक राजस्थान का अक्षांशीय विस्तार पाया जाता है। नेक्स्ट, देशांतरी विस्तार। देखो, देशांतरी विस्तार में ध्यान रखना पूर्व और पश्चिम दो शब्द आएंगे। तो राजस्थान भारत है वो भारत पूरा का पूरा कौन से गोलार्ध में, पूर्वी गोलार्ध में। तो राजस्थान भी कौन से गोलार्ध में होगा, पूर्वी गोलार्ध में। इसका मतलब 0 डिग्री जो हमारी जीएमटी है, जो ग्रीनविच रेखा है, इसके हम कौन से साइड में है, पूर्व में। इसका मतलब राजस्थान पूर्वी गोलार्ध में। कौन से गोलार्ध में, पूर्वी गोलार्ध। तो देखो उत्तर उत्तर जो लिखा हुआ है, उत्तर दक्षिण पश्चिम, ये काट दो, क्योंकि कौन से गोलार्ध में, पूर्वी गोलार्ध में। और पूर्वी गोलार्ध में कहां से कहां तक है, 69 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर से लेकर 78 डिग्री 17 मिनट पूर्वी देशांतर के बीच में। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, बी ऑप्शन है हमारा, बी है, ये सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट, राजस्थान की उत्तर से दक्षिण की कुल लंबाई कितनी है। देखो, उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम दोनों लंबाई 826 और 869। तो 826 कौन सी है, उत्तर से दक्षिण, और पूर्व से जो पश्चिम की लंबाई है वो कितनी, 869 किलोमीटर। तो दोनों हमें ध्यान होना चाहिए। अगला सवाल है कि राजस्थान में सूर्य की सर्वाधिक सीधी किरणें किस जिले में पड़ती है। तो देखो, जो ये 0 डिग्री है, देखो 0 डिग्री की तरफ जो जिला होगा ना, उधर सूर्य की किरणें कहाँ कैसे पड़ेगी, सीधी। और जो 0 डिग्री से जो जितना अधिक दूर होगा उधर सूर्य की किरणें क्या पड़ेगी, और अधिक तिरछी। और सीधी पड़ेगी कहां पर, जो विषुवत रेखा के तरफ है, विषुवत रेखा के नजदीक है। तो राजस्थान का जो सबसे दक्षिणी जिला है बांसवाड़ा, वो
विषुवत रेखा के सबसे नजदीक है, इसलिए सूर्य की सबसे सीधी किरणें हैं वो कहां पे पड़ेगी, बांसवाड़ा में पड़ेगी। राजस्थान में सूर्य की सर्वाधिक तिरछी किरणें, तिरछी किरणें मतलब कौन सा जिला है जो विषुवत रेखा से सबसे ज्यादा दूर है, तो जो सबसे उत्तर में स्थित है वो सबसे अधिक दूर है। उत्तर में कौन सा है, श्री गंगानगर, इसलिए इसका उत्तर हो जाएगा श्री गंगानगर। नेक्स्ट सवाल है कि कर्क रेखा राजस्थान के किन जिलों से होकर गुजरती है। देखो एक कर्क रेखा है उस जिसको 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा को हम क्या बोलते हैं, कर्क रेखा कहते हैं। और ये कर्क रेखा कहां से होकर गुजरती है, पहला ऑप्शन है गंगानगर और हनुमानगढ़, नहीं। बांसवाड़ा और डूंगरपुर बिल्कुल सही है। उदयपुर चित्तौड़गढ़ भी नहीं, कोटा बूंदी भी नहीं, बांसवाड़ा और डूंगरपुर का जो क्षेत्र है यहां से होकर कर्क रेखा गुजरती है। नेक्स्ट, राजस्थान में सबसे पहले सूर्योदय और सूर्यास्त किस गांव में होता है। देखो पृथ्वी है जो पश्चिम से पूर्व की तरफ घूमती है, किधर घूमती है, पश्चिम से पूर्व की तरफ। अब सूर्य किस दिशा में उदय हो रहा है, पूर्व दिशा में उगता है, क्योंकि पृथ्वी घूमती है पश्चिम से पूर्व। तो जो भाग पूर्व में स्थित होगा राजस्थान का वो सबसे पहले सूर्य के सामने आएगा। ठीक है, तो राजस्थान का जो सबसे पहले जहां पर सूर्योदय होता है वो कौन सा, सबसे पूर्वी भाग है राजस्थान का। और सबसे पूर्वी भाग कौन सी जगह है, पूर्वी भाग में कौन सा जिला है, धौलपुर। धौलपुर का कौन सा गांव है, सिलावट गांव। तो धौलपुर का जो सिलान गांव है वहां पर सबसे पहले सूर्योदय होता है। और ये ध्यान रखना सबसे पहले सूर्योदय जहां हुआ है वहीं पर सूर्यास्त भी सबसे पहले होगा, इसलिए सूर्योदय और सूर्यास्त सबसे पहले जहां पर होता है वो कौन सा गांव है, धौलपुर वाला, क्योंकि धौलपुर जिला है जो राजस्थान का सबसे पूर्वतम जिला है। और सबसे बाद में सूर्योदय और सूर्यास्त यदि आपसे पूछा जाए कि सबसे बाद में सूर्योदय और सूर्यास्त कहां होगा, तो जो सबसे पश्चिम में है वहां पर सबसे बाद में सूर्य उगेगा और सबसे बाद में ही अस्त होगा। इसलिए जो जैसलमेर का जो कटरा गांव है ये इसका सही उत्तर हो जाएगा। कटरा गांव के अंदर सबसे बाद में सूर्योदय होता है और सबसे बाद में सूर्य अस्त होता है। नेक्स्ट, राजस्थान की पूर्व से पश्चिम और उत्तर से दक्षिण को मिलाने वाली रेखा कौन से जिले में। देखो ये जो पूर्व पश्चिम में, उत्तर में कौन सा है, श्री गंगानगर, इधर धौलपुर, इधर जैसलमेर, बांसवाड़ा। इनको यदि हम आपस में मिलाएंगे रेखा को तो ये आपस में जो काटेगी वो कौन से जिले में काटेगी, तो ये कौन सा स्थान है, नागौर। कौन सा है, नागौर। तो इसका सी उत्तर है वो सही हो जाएगी, नागौर के अंदर ये रेखाएं आपस में एक दूसरे को काटती है। अगला सवाल, राजस्थान की आकृति किस प्रकार की। देखो आपने पढ़ा होगा राजस्थान की आकृति रोम्बस है, कैसी है, रोम्बस। रोम्बस क्या होता है, विषम कोणीय चतुर्भुज। देखो राजस्थान मोटे तौर पर मैं बनाऊं तो इस प्रकार की आकृति है, तो एक चतुर्भुज, 2 3 4, तो देखो 4 भुजा हो गई, इसलिए त्रिभुजाकार भी नहीं, आयताकार नहीं, गोलाकार नहीं, कैसा है, चतुर्भुज। और चतुर्भुज में कोण सब जगह एक जैसे नहीं है, इसलिए कौन सा हो गया, विषम कोणीय चतुर्भुज, जिसको रोम्बस बोलते हैं। क्या बोलते हैं, रोम्बस। नेक्स्ट, राजस्थान की अंतरराष्ट्रीय सीमा पर स्थित किस जिले की सीमा सबसे लंबी है। देखो राजस्थान की अंतरराष्ट्रीय सीमा पर श्री गंगानगर, बीकानेर, जैसलमेर और बाड़मेर ये 4 जिले स्थित है। इनमें सबसे जो लंबी सीमा लगती है वो किसकी लगती है, जैसलमेर की। किसके, जैसलमेर। तो जैसलमेर पाकिस्तान के साथ सबसे लंबी सीमा शेयर करने वाला राजस्थान का जिला है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा जैसलमेर। नेक्स्ट, राजस्थान की अंतर्राज्यीय सीमा की कुल लंबाई कितनी है। देखो पहले अपन जब ये क्लास डिस्कशन शुरू किया था तो उस समय पढ़ा था कि राजस्थान की कुल स्थलीय सीमा की लंबाई है 5,920 किलोमीटर, जिसमें से 4,850 किलोमीटर अंतरराज्यीय है और 1,070 किलोमीटर क्या है, अंतरराष्ट्रीय है। आपसे पूछा है अंतरराज्यीय, तो अंतरराज्यीय कितनी होगी, 4,850 किलोमीटर। जबकि कुल स्थलीय सीमा पूछे तो 5,920 किलोमीटर, कुल अंतरराष्ट्रीय सीमा पूछे तो 1,070 किलोमीटर। नेक्स्ट,
राजस्थान के किस राज्य के साथ सर्वाधिक लंबी अंतर्राज्यीय सीमा लगती है? पंजाब के साथ, हरियाणा का। देखो पंजाब के साथ 89 किलोमीटर की सबसे कम सीमा लगती है, जबकि एमपी के साथ में 1600 किलोमीटर की सबसे लंबी सीमा लगती है। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? मध्य प्रदेश। राजस्थान का एमपी के साथ में सबसे लंबी 1600 किलोमीटर की सीमा लगती है। नेक्स्ट सवाल, राजस्थान के किस राज्य के साथ न्यूनतम अंतर्राज्यीय सीमा? तो अभी मैंने बताया 89 किलोमीटर किसके साथ में? पंजाब के साथ में। सबसे ज्यादा किसके साथ में? तो सबसे ज्यादा लगती है एमपी के साथ में। नेक्स्ट, राजस्थान के कितने जिले अंतरराष्ट्रीय और अंतरराज्यीय दोनों सीमाओं पर स्थित है? देखो मैंने पहले डिस्कस किया था, इधर तो श्री गंगानगर जो पाकिस्तान और पंजाब दोनों के साथ में, और इधर है बाड़मेर जो पाकिस्तान और गुजरात दोनों के साथ में। तो 1 और 2, तो राजस्थान के 2 ऐसे जिले हैं जो अंतरराष्ट्रीय और अंतरराज्यीय दोनों सीमाओं पर स्थित है। तो इसका ये उत्तर हो जाएगा 2। नेक्स्ट, राजस्थान का वर्तमान स्वरूप कब अस्तित्व में आया? 30 मार्च 1949 को, 26 जनवरी 1950 को, 1 नवंबर 1956 को, 15 मई 1949 को। तो राजस्थान का एकीकरण कब पूरा हुआ? 1 नवंबर 1956 को। 1 नवंबर 1956 को राजस्थान का वर्तमान स्वरूप अस्तित्व में आया। नेक्स्ट, राजस्थान दिवस कब मनाया जाता है? देखो राजस्थान के एकीकरण की जो प्रक्रिया थी उसमें जब राजस्थान की बड़ी बड़ी रियासतें जिस समय काल के अंदर जब इकट्ठी हुई, उस समय जो चरण था वो 30 मार्च को हुआ था, इसलिए 30 मार्च को राजस्थान दिवस मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 30 मार्च को, जिसमें मेवाड़, मारवाड़ और ये सारी रियासतें हैं वो इकट्ठी हो गई थी, इसलिए संयुक्त राजस्थान का निर्माण उस समय हो गया था, इसलिए राजस्थान दिवस मनाया जाता है 30 मार्च को। नेक्स्ट, राजस्थान में संभागीय व्यवस्था को किसने और कब पुनः शुरू किया? पहले अपन बात कर चुके हैं कि मोहनलाल सुगाड़िया ने 1962 में इस व्यवस्था को बंद कर दिया था, लेकिन बाद में हरिदेव जोशी जब पुनः सीएम हरिदेव जोशी का जो सरकार बनी, तो हरिदेव जोशी सरकार ने इसको 1987 के अंदर इसको पुनः प्रारंभ कर दिया था। तो सुगाड़िया सरकार ने तो इसको बंद किया था। बंद किसने किया पूछे तो सुगाड़िया सरकार हो जाएगा, वसुंधरा सरकार इसका नहीं होगा। मोहनलाल सुगाड़िया ने 1987 को शुरू नहीं किया था, इन्होंने तो 1962 में बंद किया था। हरिदेव जोशी ने इसको शुरू किया था, तो इसका उत्तर हो जाएगा हरिदेव जोशी सरकार ने 26 जनवरी 1997 में संभागीय व्यवस्था को पुनः प्रारंभ किया था। राजस्थान का जो 7वां संभाग बना था वो कौन सा बना था? तो राजस्थान का 7वां संभाग कौन सा था? ये सभी को ध्यान है, भरतपुर संभाग है वो राजस्थान का 7वां संभाग था। नेक्स्ट, क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान का सबसे बड़ा संभाग कौन सा है? देखो कभी कभी पूछा जा सकता है जनसंख्या की दृष्टि से राजस्थान का सबसे बड़ा संभाग कौन सा है, और एक पूछा जा सकता है कि क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान का सबसे बड़ा संभाग कौन सा है। तो क्षेत्रफल है वो तो वेस्टर्न राजस्थान में जो संभाग स्थित है जोधपुर, इसका सबसे बड़ा है। जबकि जनसंख्या की दृष्टि से राजस्थान का सबसे बड़ा संभाग है वो है जयपुर संभाग। कौन सा संभाग है? जयपुर संभाग। तो क्षेत्रफल के आधार पर जोधपुर और जनसंख्या के आधार पर जयपुर संभाग है वो राजस्थान के सबसे बड़े संभाग है। तो आज ये हमने पहली क्लास में टोटल 80 एमसीक्यूज की है। इन 80 एमसीक्यूज के माध्यम से हमने राजस्थान का जो इंट्रोडक्शन वाला पार्ट है वो कंप्लीट किया है, जिसमें हमने इसके नामकरण को शामिल किया, इसके विस्तार को शामिल किया, इसके क्षेत्रफल को शामिल किया, इसके जो राजनीतिक और प्रशासनिक व्यवस्था है उसको शामिल किया, कौन कौन से जिले वगैरह, इसके सीमाओं को शामिल किया, ठीक है। इसके अलावा इसके एकीकरण का जो पोर्शन है उसमें से भी हमने कुछ सवाल बनाए। कुल मिला के जो राजस्थान का भूगोल पढ़ने से पहले हमें राजस्थान के बारे में जो मोटा मोटा जितना उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम विस्तार, पूर्वतम बिंदु, दक्षिणतम बिंदु, उत्तरतम बिंदु, ये सब बातें हमने इस टॉपिक के अंदर देख ली कि जनसंख्या की दृष्टि से कौन सा बड़ा है, कौन सा छोटा है संभाग वगैरह, और कौन कौन से जिले अंतरराष्ट्रीय सीमा पर है, कौन से अंतर्राज्यीय सीमा पर है, कौन सा सबसे ज़्यादा सीमा बनाता है, कौन सा सबसे कम सीमा बनाता है, वगैरह वगैरह। जब सारा हमने राजस्थान के जो परिचय से संबंधित जो जानकारी थी उनको एक एमसीक्यूज के माध्यम से आप तक पहुंचाने की कोशिश की है। हम अगले टॉपिक के अंदर राजस्थान के भौगोलिक प्रदेश है, उसके बाद में जलवायु है, अपवा तंत्र है, इन सब टॉपिक को कवर करते हुए राजस्थान के एमसीक्यू सीरीज के माध्यम से आपके राजस्थान भूगोल के सभी क्वेश्चनों को सोल्व करेंगे और आपकी तैयारी को और अधिक बेहतर बनाने में
सहयोग करने की कोशिश करेंगे। धन्यवाद।